हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की, और हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में लास्ट जो पढ़ा था, उसका जो लास्ट पार्ट था वो था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो उसके आगे ही हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़ लिया है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, और आज हम बात करते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन की ही बात कर रहे थे, हम कंप्रेशन की बात करते हैं। तो कंप्रेशन में हम बात कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, VCRS चल रहा है। VCRS में हम बात करते हैं आज सबसे पहले वेट कंप्रेशन की। वेट कंप्रेशन क्या होता है आपका? जब हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने दो अजम्पशंस लिए थे। दो अजम्पशंस क्या थे हमारा? एक अजम्पशंस था जो हमारा इवेपोरेटर था, इवेपोरेटर के आउटलेट पे, जो हमें इवेपोरेटर के आउटलेट पे रेफ्रिजरेंट मिल रहा था वो टोटली सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में था। एक अजम्पशन ये था। और दूसरा अजम्पशन था हमारा, जो हमें कंडेंसर के आउटलेट पे जो रेफ्रिजरेंट मिल रहा था वो हमारा टोटली लिक्विड में था, लिक्विड फेज में था, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर मिल रहा था। तो वेट कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो वेट कंप्रेशन में समझिए, ये देखिए आपका TS डायग्राम है। तो अभी तक जो हमारा डायग्राम चल रहा था वो इस टाइप से चलता था पहले, जो आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, और इस टाइप का था। ये जो मैंने फिगर बनाया है ये आपका वेट कंप्रेशन का फिगर नहीं है, ये तो फिगर है आपका ड्राई कंप्रेशन का। लेकिन ये मैं आपको एक बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाए। ये तो एग्जाम्पल हमारा ड्राई कंप्रेशन का ही होता है। ये था हमने जो अभी तक पढ़ा था, जो हमारा पॉइंट था, पॉइंट 1, जो 4:1 इवेपोरेटर में हीट जो हमारा एब्जॉर्ब कर रहा था रेफ्रिजरेंट, उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट आता था वो वेपर लाइन पे आ जाता था, यानी कि टोटली रेफ्रिजरेंट जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता था। अब वेट कंप्रेशन के केस में क्या होता है? वेट कंप्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। वेट कंप्रेशन के केस में क्या हो जाता है आपका? ये देखिए, वेट कंप्रेशन में क्या हो जाएगा आपका? वेट कंप्रेशन में होगा जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो आफ्टर इवेपोरेटर के बाद आता है, तो वो रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर के बाद वेट रह जाएगा। यानी कि ये जो वाला जो रीजन है मैंने आपको बताया था अच्छे से, वेट रीजन कहाँ होता है, तो ये रेफ्रिजरेंट जो है हमारा वेट रह गया। ठीक है। अब ये कहीं भी जा सकता है आपका, इस टाइप से कांस्टेंट लाइन रहेगी। वन, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो हमें मिला, ये देख रहे हैं हम, यहाँ पर जो हमें मिला 0.1 आफ्टर इवेपोरेटर, तो यानी कि कंप्रेसर में जाने से पहले जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेट है, यानी कि वो रेफ्रिजरेंट टोटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसका फेज अभी भी लिक्विड और वेपर दोनों ही फॉर्म में है, लिक्विड और वेपर का वो मिक्सचर है। और ये वाला रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर में जाएगा। तो वेट कंप्रेसर होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास? वेट कंप्रेशन होने से मेन प्रॉब्लम हमारे पास ये आती है, जो रेफ्रिजरेंट ने इवेपोरेटर में हीट पिक की, पहली बात तो वो जो हीट पिक करता है वो भी कम होगी वेट कंप्रेशन के केस में। कहाँ तो ये हीट जो पिक करता था 4:1 पिक करता था, यहाँ पर आ जाता था सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर, लेकिन अभी ये यहाँ पर रह गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो वर्क डन है H1 - H4 ये ज़्यादा है, और ये वाला कम हो गया H1 - H4। तो जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो घट गया है। ये एक चीज़ तो ये क्लियर होगी आपकी, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया हमारा, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। वेट कंप्रेशन के केस में ये इफेक्ट हमारा घट गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, जब हमारा लिक्विड और वेपर का मिक्सचर कंप्रेसर में जाएगा और वो वहाँ पर कंप्रेस होगा, तो क्या करेगा, लिक्विड अगर कंप्रेसर में जाएगा, उसको हम कंप्रेस करेंगे, तो जो कंप्रेसर में हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो उसको भी अपने साथ ले जाएगा, उसको वॉश अवे कर देगा कंप्रेसर से। और कंप्रेसर से जब हमारा लुब्रिकेशन ऑयल
वॉश अवे हो जाएगा, उसमें से लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ मिलकर निकल जाएगा। तो कंप्रेशर, जाहिर सी बात है जब लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं रहेगा तो उसका वियर टियर बढ़ जाएगा और कंप्रेशर हमारा जल्दी ही डैमेज हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ये खास ध्यान रखते हैं, हमारा कंप्रेशर में जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो ओनली वेपर फेज में जाए, ना कि लिक्विड फेज में। तो वेट कंप्रेशर का जो मेन डिसएडवांटेज है वो यही है कि कंप्रेशर में जब ये जाएगा तो उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल को अपने साथ ले जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और कंप्रेशर का वियर टियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी वेट रेफ्रिजरेशन के केस में मैंने ये बता दी है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा हमारा। चलिए ये जो 1 to 2 है ये तो कांस्टेंट ही है, बाकी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो COP पे क्या फ़र्क पड़ेगा? COP होता है आपका क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे वर्क इनपुट। तो बाकी सारी चीज़ें अगर हमारी कांस्टेंट है, जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया है तो COP क्या होगा, तो COP भी घट जाएगा, जो कि कभी भी डिजायर्ड नहीं होता है। COP की वैल्यू हमेशा जितनी हाई हो सकती है उतनी हाई होनी चाहिए, क्योंकि COP हमारा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बताता है। तो वो कभी भी हम ज़्यादा चाहेंगे नहीं कि ज़्यादा हो, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटने से COP घट जाता है। तो ये वेट कंप्रेशन क्लियर हो गया आपका। वेट कंप्रेशन क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको लिखना होगा तो अब आप मेरे ख्याल से लिख पाएंगे, कम से कम 5-7 लाइन तो लिख ही देंगे। वेट कंप्रेशन में क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है और इसको क्यों हम अवॉइड करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा ड्राई कंप्रेशन की। ड्राई कंप्रेशन, तो ड्राई कंप्रेशन जो हमने नेचुरली या अभी पिछले उसमें पढ़ा है और मैंने यहाँ पर आपको फिगर भी दिखाया है बना के। तो ड्राई कंप्रेशन में क्या है आपका, ड्राई कंप्रेशन में ही आपका ये जो साइकिल है जब हम पढ़ रहे थे तो ये आपका ड्राई कंप्रेशन ही था। यानी कि ड्राई कंप्रेशन में क्या होता है, जब हमारा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से हीट पिक करता है और वो बाहर निकलता है इवेपोरेटर से, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है वेपर फेज में। 4 to 1 इवेपोरेटर से हीट पिक की और ये कहाँ आ गया, यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर लाइन पर आ गया, यानी कि ये टोटली कन्वर्ट हो चुका है वेपर लाइन पर। वेट कंप्रेशन के केस में हमारा क्या है, COP की वैल्यू जितनी होनी चाहिए थ्योरेटिकली उतनी मिलेगी हमें, 4 to 1, क्योंकि हमारा जो ये है ये हमें ज़्यादा मिल रहा है डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर। और 1 to 2 इस वाले केस में वेपर है, कंप्रेशर में जाएगी, कंप्रेशर में कंप्रेस होगी, उसका लुब्रिकेटिंग एज इट इज जैसा रहता है ऐसा ही रहेगा, कोई वॉश आउट नहीं होगा। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपका ड्राई कंप्रेशन का। ठीक है, लिखा भी है मैंने ऊपर यहाँ पर ड्राई कंप्रेशन, फिगर दोबारा नहीं बना रहा हूँ। एक और कंप्रेशन इसमें बताया है हमें, एक और कंप्रेशन कंसीडर करते हैं 3rd नंबर पर, सुपर हीटेड कंप्रेशन। सुपर हीटेड कंप्रेशन में क्या होता है ये जान लीजिए। वैसे मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जैसे नाम से ही, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से बताया सारी चीज़ें। सुपर हीटेड रीजन क्या होता है, वेट रीजन क्या होता है, सब कूलिंग रीजन क्या होता है। सुपर हीटेड कंप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, तो सुपर हीटेड कंप्रेशन के केस में क्या होगा हमारा, जब हमारा इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा था, ये इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा था, ये ही सुपर हीट हो जाएगा। ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, सुपर हीट होके निकल रहा है ये बाहर, ये निकल गया यहाँ पर सुपर हीट होके बाहर। इसके बाद क्या होगा, ये इस टाइप से साइकिल बन जाएगा आपका 1 2 3 4। तो ये जो यहाँ पर हमारा पॉइंट आया, ये पॉइंट 2, जो कि एंट्री ऑफ कंप्रेशर कह सकते हैं या आउटलेट ऑफ, सॉरी 1 गलत बन गया ये डायग्राम सही है, यानी कि मैंने नंबरिंग गलत कर दी, ये था 4 1 2 3। ये जो पॉइंट 1 आया हमारे पास, पॉइंट 1, ये क्या है, आउटलेट ऑफ इवेपोरेटर या एंट्री ऑफ कंप्रेसर। ये देखिए आपका ये सैचुरेटेड वेपर लाइन को पार करके सुपर हीटेड रीजन में आ गया है। अब इस वाले केस में देखिए आप, इस वाले केस को कंपेयर करिए और इस वाले केस को कंपेयर करिए। ये जो हमारा नॉर्मल केस था ड्राई कंप्रेशन का, ये हो गया सुपर हीटेड कंप्रेशन का। तो जो अभी हमारे पास 4 to 1 जो प्रोसेस है, ये 4 to 1 प्रोसेस यहाँ पे शो हो रहा है। 4 to 1 प्रोसेस में क्या हुआ है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही होता है,
H1 माइनस H4 होता है। तो इसकी जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो सुपर हीटेड कंप्रेशन के केस में क्या होगा, हमारा COP जो कि होता है RE अपॉन वर्क इनपुट, COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया है तो COP इसमें इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। सुपर हीटेड कंप्रेशन का क्या एडवांटेज हुआ हमारे पास, सुपर हीटेड रीजन में जाने से हमारा COP क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिनका हमारे इस साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। क्या क्या फैक्टर्स है इसमें हमारे पास, चलिए ये देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स। लिखा हुआ आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो भी फैक्टर्स हमारे वेपर VCRS की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर लिखा हुआ है मैंने, इफेक्ट ऑफ सुपर हीट इन सक्शन वेपर या बिफोर कंप्रेशर। कहीं आपको सक्शन वेपर लिखा मिल सकता है या बिफोर कंप्रेशर लिखा मिल सकता है, तो उससे डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये जो मैंने इफेक्ट दिखाया हुआ आपको, ये pH डायग्राम पे दिखाए हुए हैं। ये देखिए, चलिए आप यहाँ पर देखिए pH डायग्राम बना हुआ है। pH डायग्राम मैंने आपको क्लियरली बता दिया था पहले। तो pH डायग्राम देखिए आप, जो हमारा नेचुरली होता है ये होता है, इसमें मार्क नहीं लिखा हुआ है, 4 to 1। ये क्या हो गया हमारा 4 to 1, इवेपोरेटर में हीट पिक की एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। 1 to 2 क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। 2 to 3 क्या हुआ हमारा, हीट रिजेक्शन हुआ कंडेंसर में। और 3 to 4 क्या हुआ, थ्रोटलिंग हुआ। 3 to 4 H1 इक्वल्स टू H4 होता है। ये आपको सब क्लियर है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए 1 to 4 एक्चुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। ये देखिए 1 to 4 एक्चुअल साइकिल में क्या है हमारा, वर्क डन ऑफ कंप्रेशर WC वर्क डन ऑफ कंप्रेशर या वर्क इनपुट कह लीजिए। ये हो जाएगा आपका H2 माइनस H1 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं। ये वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये ये वैल्यू होगी H2 माइनस H1। H2 माइनस H1G लिखा है। G किस लिए लिखा है मैंने आपको बताया था, ये वेपर लाइन पे है तो वहाँ पर हम उसको सापेक्ष में G से डिनोट करते हैं, और लिक्विड लाइन पर होगा तो सापेक्ष में F से डिनोट करते हैं। WC हो गया H2 माइनस H1G। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, H1 माइनस H4 है। यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 माइनस H4। H1 को क्या लिख रहे हैं हम, H1G, क्योंकि ये सैचुरेटेड आपकी वेपर लाइन पर है। H1G माइनस H4, ये क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर नया जो हमने क्या किया है, इफेक्ट ऑफ सुपर हीट इन सक्शन वेपर्स या बिफोर कंप्रेशर। जो हमने सुपर हीट किया है, हमने लास्ट अभी बताया भी था सुपर हीट करने में क्या होता है, हमने अभी बताया भी था आपको। यहाँ पर देखिए सुपर हीटेड रीजन में चला गया ये, कंप्रेशन से पहले हमने सुपर हीट हो गया, ये 4 to 1 सुपर हीटेड रीजन में आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका नया साइकिल। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 में क्या हुआ, वर्क डन जो है हमारा, वर्क डन ऑफ कंप्रेशर। ये देखिए H2 माइनस H1, वर्क डन भी यहाँ पर हमारा बढ़ गया है। ये देखिए कंपैरिजन में वर्क डन क्या था पहले हमारा, H2 माइनस H1 था, ये इतना था। अभी क्या हो गया, H2 माइनस H1, ये बढ़ गया है। बढ़ कैसे गया है, क्योंकि सुपर हीटेड रीजन में जब हमारा ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, जब हम ये चल रहे हैं, ये जो लाइंस होती हैं ये होती हैं हमारी कन्वर्जिंग नेचर की, डाइवर्जिंग नेचर की, एक दूसरे से ऐसे भागती है। सुपर हीटेड रीजन में इधर इस तरफ भागेगी, नीचे की तरफ ज़्यादा नीचे भागेगी। तो ये डाइवर्जिंग नेचर की होने के कारण हमारा क्या हुआ, यहाँ पर इसका जो वर्क डन था कंप्रेशर पर वो बढ़ गया है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ से देखिए H1 माइनस H4, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया है, ठीक है। एंड MR जो है ये है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये घट गया है। यहाँ पर हमारा वर्क डन भी बढ़ गया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया है। COP क्या होता है हमारा, COP का फॉर्मूला है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे वर्क डन ऑफ कंप्रेशर। दोनों ही चीज़ें बढ़ गई है, तो COP यहाँ पर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये हम ऐसे नहीं बता सकते, ये हम प्रैक्टिकली बता सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जब हम एज ए रेफ्रिजरेंट R2L को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा COP इंक्रीज होता है, और जब हम एज ए रेफ्रिजरेंट अमोनिया को यूज़ करते हैं तो हमारा जो COP है वो डिक्रीज होता है। ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली आई है, बट थियोरेटिकली हम यहाँ से देख के नहीं बता सकते हमारा रेफ्रिजरेशन COP घटेगा या बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए इसमें, इफेक्ट ऑफ लिक्विड
सब कूलिंग करना है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या था, सुपर हीट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, सब कूलिंग, जो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो इफेक्ट ऑफ लिक्विड सब कूलिंग में आ जाइए। ये आपका 1 2 3 4 एक्चुअल साइकिल जो पीएच डायग्राम है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये पीएच डायग्राम्स की लाइंस है। इस टाइप से हो जाएगा ये डायग्राम आपका, इस टाइप से था ये डायग्राम आपका लगभग। तो ये था 1 2 3 4, ये आपका ओल्ड साइकिल है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसमें क्या है, H1 माइनस H4, और वर्क डन क्या है, H2 माइनस H1G माइनस H4 कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या किया, जो कंडेंसर से हमारा रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा था, जो कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर मिलता था हमें, यहाँ पर लिक्विड फेज में था, उसको और सब कूल कर दिया है, उसको कूलिंग और कर दी है, यानी कि इस लिक्विड लाइन से भी ज़्यादा ये कूल हो गया, इस साइड में आ गया है। तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 3 से 3 और ये हो गया यहाँ पर आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस था, एंड एंथैल्पी तो कांस्टेंट रहेगी, ये हो गया आपका 4 तो न्यू साइकिल क्या हो गया आपका 1 2 3 4 1 2 3 और 4 तो 1 2 3 4 न्यू साइकिल में हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जो कि पहले H1 माइनस H4 था, वो हो गया H1 माइनस H4, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, पहले इतना था अभी इतना हो गया है, तो ये आपका बढ़ गया है। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट यहाँ पर हमारा घट गया है। और COP क्या होगा इस केस में, ये हमारा जो वर्क डन था कंप्रेसर में 1 2 H2 माइनस H1, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, COP हमारा डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो ये वाला जो केस है हमारा इफेक्ट ऑफ लिक्विड सब कूलिंग, इसको ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में COP हमेशा इंक्रीज करता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि घट सकता है या बढ़ सकता है। इसमें नया देख लीजिए आप, ये देख लीजिए यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर देखेंगे हम यहाँ पर। हाँ, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर में जो हम सक्शन प्रेशर है, यानी कि जो हमारा प्रेशर है इवेपोरेटर पे, सक्शन प्रेशर की बात करते हैं हम, सक्शन प्रेशर होता है इवेपोरेटर का प्रेशर, और इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्चार्ज प्रेशर की बात करते हैं तो वो होता है आपका कंडेंसर का प्रेशर। तो पहले देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर। ये हमारा एक्चुअल साइकिल था 1 2 3 4, यहाँ एक्चुअल साइकिल दिखाया गया है। ये जो हमने सक्शन प्रेशर क्या है, अगर हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, यानी कि इवेपोरेटर का प्रेशर, जब हम इवेपोरेटर के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया है तो उस वाले केस में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ओरिजिनल साइकिल हमारा क्या था 1 2 3 4, इसमें क्या था H1 माइनस H4 था। अभी जो नया साइकिल है घटाने के बाद जो आया है वो हो गया H1 माइनस H4, दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा लंबी लाइन है, ये छोटी लाइन है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया है। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया है तो COP यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन, कंप्रेसर का वर्क डन भी बढ़ गया है। पहले क्या था H2 माइनस H1 इतना आता केवल, अभी H2 माइनस H1 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर COP हमारा डिक्रीज होगा। इस वाले केस में देखिए आप इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्चार्ज प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। एक्चुअल साइकिल क्या था 1 2 3 4, अभी हमने कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए पहले 1 2 4 COP और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज़्यादा था, अभी 1 4 घट गया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। वर्क डन क्या था H2 माइनस H1 कम था, सॉरी H2 माइनस H1 था, और अभी क्या हो गया H2 माइनस H1, वर्क डन भी बढ़ गया है, तो यहाँ पर भी COP हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन प्रेशर या और ये था डिस्चार्ज प्रेशर, यानी कि इवेपोरेटर का प्रेशर और प्रेशर ऑफ कंडेंसर को इंक्रीज करके हमने देखा। इवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर को हमने यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज करके देखा। इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे इवेपोरेटर को प्रेशर को हमने डिक्रीज किया था, आप इसको इंक्रीज करके भी देख सकते हैं अपने से क्या होता है, और ये कंडेंसर का प्रेशर हमने इंक्रीज किया था, इसको आप डिक्रीज करके भी देख सकते हैं कि COP पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपका हो गया वेपर कंप्रेशन साइकिल पे, उसकी परफॉर्मेंस पे किस किस प्रेशर का, सुपर हीटेड का, सब कूलिंग का, कंडेंसर प्रेशर का, इवेपोरेटर प्रेशर का घटाने बढ़ाने से इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है।
ये आपका थियोरेटिकल पोर्शन जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का कंप्लीट हो गया है। इसका एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल बचा हुआ है तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसकी हम बात करेंगे। और इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस कर लेंगे उसके कुछ। ओके देन, आपको कोई डाउट रह जाता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।